2 साल के लिए कोई 3 थीम आपको लगता है अच्छा परफॉर्म करेगी? तो आपकी सबसे बड़ी थीम इंडिया में होनी चाहिए। मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ जहाँ पर ROC 100% से ज़्यादा है। दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ थिन एयर। 100 रुपये लगाते हैं और अगले साल उसके 222 रुपये हो जाते हैं। कौन सा सेक्टर? ये है सेक्टर। प्रमोटर्स से मिलके आपको कैसा लग रहा है? अर्निंग्स आ रही हैं ओवरऑल? किस तरह का माहौल बना हुआ है? 5 साल में के आने के बाद से भारतीय मार्केट सबसे ज़्यादा आकर्षक होने वाला है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, ग्रोथ कहाँ दिखती है आपको अर्निंग्स वाइज? तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि कभी भी माइक्रो कैप में इन्वेस्ट मत करिए। दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर मोहन ननवानी, हेड ऑफ रिसर्च एट धरोहर कैपिटल पार्टनर लिमिटेड। मोहन जी बहुत सारे स्टॉक्स की रिसर्च करते हैं, फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, वैल्यूएशन एनालिसिस करते हैं। और आज मोहन जी से हम जानेंगे कि कैसे हम भी अच्छे स्टॉक्स चूज कर सकते हैं और कैसे हम खराब स्टॉक्स को रिजेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, पर्टिकुलरली वैल्यूएशन एनालिसिस पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें मोहन जी ने शेयर करी हैं। इस पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और अगर आप मेरे गुड टू ग्रेट चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप भी अपने गुड टू ग्रेट बनने की जर्नी शुरू कर सकें। एंजॉय दिस एपिसोड। मोहन जी, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच राहुल जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आप चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं, बहुत सारी रिसर्च करते होंगे सेक्टर्स की, इंडस्ट्रीज़ की, स्टॉक्स की। मुझे आपसे ये समझना है कि आपका स्टॉक रिसर्च का क्या फ्रेमवर्क है, क्या चीज़ें आप स्टॉक्स में देखते हो, कैसे बोलते हो कि अरे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और साथ में इंडस्ट्री या सेक्टर का सिलेक्शन कैसे करते हो? क्योंकि मुझे लगता है, मैंने अभी एक वीडियो भी करी थी थोड़े दिन पहले सेक्टर रोटेशन पे, हाँ जी, कि किसी सेक्टर को पहले चूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक इन्वेस्टर के लिए। एब्सोल्युटली। क्योंकि जहाँ पे सेक्टर में अच्छी टेल विंड्स हैं तो उस सेक्टर के 80-90% स्टॉक्स आर लाइकली टू डू वेल। करेक्ट। तो दोनों ही क्वेश्चंस है मेरे, स्टॉक फ्रेमवर्क एंड सेक्टर सिलेक्शन। तो आप जो भी आपको पसंद है, जहाँ से शुरू करना चाहें प्लीज, और हिंदी में रखें प्लीज। बिल्कुल राहुल जी। सो राहुल, मेरी कुछ फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, तो मैं एज अ चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर या फिर रिसर्च हेड के रूप में बताऊंगा आपको कि मैं कैसे सिलेक्ट करता हूँ। तो मैं एक छोटा सा फ्रेमवर्क फॉलो करता हूँ। सारी दुनिया उसी फ्रेमवर्क को फॉलो करती है, अलग अलग नाम से फॉलो करती है। और उस फ्रेमवर्क को आप कह सकते हैं क्वालिटी, ग्रोथ और वैल्यूएशन। ये 3 चीज़ें सारी दुनिया देखती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वालिटी, यानी क्वालिटी ऑफ द कंपनी कैसी है। अब इट्स अ सब्जेक्टिव मैटर, बट देयर इज़ मतलब ऐसा कहना चाहिए कि इसमें एक ऑब्जेक्टिव पैरामीटर भी होता है, जिसे हम कहते हैं ROC, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके। कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, यानी कि अगर हम कंपनी 100 रुपये खर्च कर रही है और समझिए कि 20 रुपये का उसने लोन लिया हुआ है, तो उस 120 रुपये पर कंपनी कितने पैसे कमा कर देती है। प्रॉफिट कितना कर रही है? प्रॉफिट वर्ड नहीं होना चाहिए, पर उसमें कमाती कितना है। उसके बाद क्योंकि टैक्सेस लगते हैं या दूसरी चीज़ों में खर्च हो सकता है, इंटरेस्ट पेमेंट भी जाएगी बाद में, या जो भी अलग चीज़ें जुड़ी हुई है, बट जो उसका एबिटा आ रहा है वो अगेंस्ट दिस इन्वेस्टेड कैपिटल कितना हुआ, उस परसेंटेज को डिनोट कर सकते हैं ROC से, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जी। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है ROC, जो डिनोट करता है क्वालिटी कैसी है। इसके बाद हम क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट देखते हैं। तो कितना होना चाहिए, सॉरी, ROC हाँ जी। कितना आपका फ्रेमवर्क में कितना लेके चलता है कि भाई मिनिमम इतना होना चाहिए, ऐसा कुछ रूल है? हाँ, तो मैं मिनिमम लेके चलता हूँ 20%। इंडस्ट्री में काफ़ी लोग हैं जो 15% से खुश हो जाते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि आप किस सेक्टर में देख रहे हैं। क्योंकि जो IT कंपनीज होती है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं होता है, तो वहाँ पर ROC बहुत ज़्यादा मिलता है। मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ जहाँ पर ROC 100% से ज़्यादा है। दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ थिन एयर। दे पुट 100 रुपीज़, 100 रुपये लगाते हैं और अगले साल उसके 122 रुपये कमा लेते हैं, 222 रुपये हो जाते हैं कंपनी। कौन सा सेक्टर? ये है सेक्टर म्यूज़िक इंडस्ट्री का। अच्छा। म्यूज़िक इंडस्ट्री में क्या होता है कि आपके पास रॉयल्टी इनकम होती है। थोड़े दिनों पहले एक एप्पल का ऐड आया था जिसमें बैकग्राउंड में गाना बज रहा था, दम मारो दम। एप्पल के मार्केटिंग हेड ने, नॉट इंडिया के, इंटरनेशनल मार्केटिंग हेड ने उस कंपनी के CEO को कॉल लगाया और मुझे उनसे कहा कि मुझे इस गाने के राइट्स चाहिए। राइट। और वो डील तय हुई 25 लाख रुपए में। अगर आप देखेंगे तो वो गाना नहीं बजता, सिर्फ उसका ट्यून बजता है, बट यू कैन मेक आउट दैट इट इज दम मारो दम। उस चीज़ के उन्हें मिले 25 लाख रुपए। ये गाना बनाने में लगे थे 3,000 रुपये, और वो 3,000 रुपये से वो 15,000 रुपये ऑलरेडी कमा चुके थे।
ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप एक खंडहर बन गया था एक मकान, कोई आया उसने साफ सफाई की और कहा कि ये जो मटका रखा है ये लकड़ी पत्थर का नहीं बल्कि सोने का है। तो ऐसा हो जाता है, आपके जो पत्थर रखे हुए हैं कभी भी सोना बन जाते हैं। अब इस बार उन्होंने 25 लाख रुपए लगाए और एक नया गाना बनाया जिससे उनको मिले 5 लाख रुपए। पर 25 लाख रुपए उस चीज़ के आ गए जो उन्होंने काम किया था आज के 20 साल पहले। तो इसीलिए ये 25 लाख और 5 लाख हो गए 30 लाख रुपए। तो 25 लाख के अगेंस्ट में जो 30 लाख रुपए की आप कमाई देख रहे हैं वो हो जाती है 100% से ज़्यादा जी। ये होता है ROC। पर एक दूसरी कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है, वो तो 100 रुपये का रॉ मटेरियल लाएगी, 400 रुपये का अपना 200 रुपये का लेबर खर्च करेगी, मार्केटिंग करेगी, एक्सपेंसेस करेगी। उस 300 रुपये के अगर 360 रुपये बनते हैं तो उनको 20% की कमाई हुई। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आप 20% लेके चलिए ROC, और इसी चीज़ को अगर आप किसी इस तरह की इंडस्ट्री में ले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा होता है। ओके। बट फिर भी 20% होना चाहिए। मैं आपको एक दूसरा पैरामीटर बताऊंगा जो फिर बताएगा कि इसके अगेंस्ट में हमें और क्या देखना है। अच्छा, एक और चीज़ है, मेरे क्वेश्चन है हाँ जी। ROC पे आपने बहुत अच्छी बात करी कि इसको सेक्टर स्पेसिफिक देखना चाहिए। हाँ जी। अब जैसे बैंकिंग है उसको हाँ मैं जी। कैसे देखूं ROC से? सर हर सेक्टर को वैल्यूएशन करने का तरीका अलग होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने का तरीका अलग होता है। बैंकिंग एज अ सेक्टर वी नेवर इन्वेस्ट इन अ सेक्टर वेयर लैंडिंग इज रिक्वायर्ड। अच्छा, बिकॉज लैंडिंग करना बहुत ईजी होता है, पैसे वसूल करना बड़ा डिफिकल्ट तो आप होता है। बैंकिंग में स्टॉक्स लेते ही नहीं है? हम किसी भी कंपनी के स्टॉक्स नहीं लेते हैं जहां पर क्रेडिट इन्वॉल्व होता है। ओह रियली? बिल्कुल सर, और उसके बावजूद हम अच्छा करते हैं। बट बैंकिंग को वैल्यूएशन कैसे करना है, तो ये वैल्यूएशन होती है प्राइस टू बुक वैल्यू पे। करेक्ट, एग्रीड। सो अगर आप देखेंगे पिछले कुछ समय पहले तक HDFC और कोटक बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड वे आर कमांडिंग अ प्रीमियम ऑफ 4 to 4.5 प्राइस टू बुक वैल्यू। बिल्कुल। नाउ दे आर एट 2 प्राइस टू बुक वैल्यू। कंपनी का ग्रोथ हुआ, बिजनेस ग्रो हुआ, पर वैल्यूएशन नीचे आ गया। इस कारण से उनमें रिटर्न्स नहीं बने। बिजनेस ग्रो हुआ है, स्टॉक में रिटर्न नहीं बने, प्राइमरली क्योंकि लोगों ने गलत समय पे एंट्री करी। अब मैं वापस आता हूँ अपनी बात पे ताकि वो पूरी हो पाए। सबसे पहले हम क्वालिटी देखते हैं, इसके अलावा हम क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट देखते हैं जो एक सब्जेक्टिव पैरामीटर है। कंपनी एटलीस्ट 10 साल पुरानी होनी चाहिए, क्योंकि एक स्टडी की गई थी जिसमें पता चला है कि 96% ऑफ द कंपनीज फेल विद इन 10 ईयर्स ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। 10 साल में 96% कंपनीज बंद हो जाती है। तो मेरा जो सक्सेस का रेट है वो 96% बढ़ जाता है। मतलब मेरे पास फेल्योर रेट सिर्फ 4% बचता है। इसीलिए मैं उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ जो 10 साल से ज़्यादा पुरानी है। ओके। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट हम देखते हैं, फिर उसके बाद क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स भी देखते हैं। क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो कई कंपनीज ऐसी रहती हैं जिनका JFM बहुत ही अच्छा होता है, सॉलिड होता है, पर AMJ जो क्वार्टर होता है मतलब जो लास्ट क्वार्टर होता है जनवरी फरवरी मार्च, वो बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि वो ईयर एंडिंग के चक्कर में बहुत ज़्यादा सामान ऐसा बेचते हैं जो एक्चुअली बिका नहीं होता है। राइट। फिर वो एंट्रीज रिवर्स हो जाती हैं अप्रैल में जून में, और अप्रैल में जून क्वार्टर अच्छा नहीं जाता है। तो हमें क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स भी अच्छी चाहिए। अच्छा। इसके बाद जो दूसरा पैरामीटर आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसे कहा जाता है ग्रोथ। मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कंपनी हो पर ग्रो नहीं कर रही है, क्योंकि कंपनी को जो भी वैल्यूएशन मिलता है वो क्वालिटी के कारण तो मिलता है, बट तभी मिलता है जब मार्केट सोचता है कि वो ग्रो करेगी। आप क्योंकि ग्रो का नाम है बट इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। ग्रो का प्राइस मल्टीपल इतना हाई होने का रीज़न ये था कि वो इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही थी। ठीक है, बिल्कुल। हर कंपनी के साथ ऐसा ही है। तो अगर कोई कंपनी 50 के पी मल्टीपल पर है और अगर वो 40% से ग्रो हो रही है तो वो जस्टिफाइड है, क्योंकि ROC भी अच्छा रहेगा तो वो टेक केयर कर लेगा। पर अगर कोई 15 के पी पे कंपनी है जो कि स्टैग्नेंट है और वो आगे ग्रो नहीं कर रही है तो शायद वो भी महंगी है। तो आप कह रहे हैं ग्रोथ में आप अर्निंग्स देखते हैं और उसमें लॉजिक लगाते हैं? टॉप लाइन देखते हैं। टॉप लाइन देखते हैं। पास्ट देखिए, ग्रोथ तो मुझे बताएगा कि पास्ट ग्रोथ कैसी हुई है, नंबर्स मुझे बता देंगे कि पुराना ग्रोथ कैसा रहा है। अब हर कोई ये एडवाइस देता है कि म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी जब कहा जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट गारंटी फॉर द फ्यूचर। करेक्ट। ये बात सही है, पर पास्ट परफॉर्मेंस देखना ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर वो इंडस्ट्री देखी जाती है कि वो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है, क्या वहाँ पर सेचुरेशन तो नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर जाके हम अपना प्रेडिक्शन लगाते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपनी में ग्रोथ कैसा है। अभी मैं थोड़े दिन पहले एक कंपनी देख कर आया, ट्रांसफार्मर सेक्टर की कंपनी है, वो अपना एक्सपांशन कर रहे हैं। मार्च 27 तक कंपनी का जो एक्सपांशन है कंप्लीट हो जाएगा। जी। पर्सनली देख के आया हूँ तो मुझे दिख रहा है ग्राउंड पे काम हो रहा है।
उसके बाद उनकी कैपेसिटी डबल हो जाएगी। कैपेसिटी डबल हो जाएगी, उनके पास ऑलरेडी 25% ऑर्डर हैं जो इस नई फैसिलिटी से डिलीवर होंगे। 1 साल के अंदर लगभग ऐसा मानिए कि अभी से 18 महीने के अंदर कंपनी अपनी टॉप लाइन को डबल कर लेगी। राइट। और उसके बाद ROC अगर बहुत अच्छा है, जो कि इस कंपनी का तो बहुत ही अच्छा है, ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाएगी आगे चल के कंपनी की परफॉर्मेंस में। ओके। तो सेकंड जो मेरा पैरामीटर है वो है ग्रोथ का। पर ग्रोथ आप कैसे देखेंगे? पहले तो आप ओवरऑल इंडस्ट्री की देखेंगे, पर आपको उस कंपनी की ग्रोथ देखनी है जिस कंपनी को आप रिसर्च कर रहे हैं। इसके बाद जो थर्ड पैरामीटर आता है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है वैल्यूएशन। सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं है पर सबसे आखिरी में देखा जाता है। तो जो मैंने आपको समझाया ना, क्वालिटी, ग्रोथ और वैल्यूएशन, ये हमें इसी ऑर्डर में देखना है। अगर आपको एक कंपनी दिखी जिसका वैल्यूएशन कम है तो उसको रिसर्च नहीं करनी है। राइट। सबसे पहले आपको वो कंपनी ढूंढनी है जिसकी क्वालिटी अच्छी है। क्वालिटी अच्छी है, फिर हम देखेंगे कि उसमें ग्रोथ है कि नहीं। अगर ग्रोथ अच्छा है फिर मैं जाऊंगा वैल्यूएशन पे। तो मुझे इसी ऑर्डर को फॉलो करना है। हम कहाँ जाके फंस जाते हैं कि हम देखते हैं कि किसी कंपनी का PE कम है, यानी उसका वैल्यूएशन कम है, अब मैं बाकी चीज़ें देखूँ। तो इससे क्या होता है, मेरा माइंड उस चीज़ को फिट करने लग जाता है उस सांचे में जो मैंने बना लिया अपने माइंड में, और इस कारण से हम फिर वैल्यू ट्रैप में फंसते हैं। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग इज नॉट वैल्यू इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग इज ग्रोथ इन्वेस्टिंग एट राइट वैल्यूएशन। तो यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट आता है गार्प का, विच सेज दैट ग्रोथ इन्वेस्टिंग एट रीजनेबल प्राइस। तो पीपल कॉल इट क्यू गार्प, क्वालिटेटिव ग्रोथ इन्वेस्टमेंट एट रीजनेबल प्राइस। प्राइस में मैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हूँ अगर मेरे पास क्वालिटी अच्छी और ग्रोथ अच्छी मिल रही है। या फिर वेट कर सकते हो आप, या फिर मैं वेट कर सकता हूँ, जैसे काफ़ी फंड मैनेजर करते हैं। हम बहुत वेट करते हैं, हम बाय द वे हम बहुत लेजी हैं किसी कंपनी को खरीदने के लिए। हम बहुत ज़्यादा वेट करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हम लेजी भी नहीं है, वी आर वेरी लेजी, बहुत आलसी हैं। ओके। हम रिसर्च करने में आलसी नहीं है, पर खरीदने में बड़ा आलसीपन करते हैं। हम बहुत इंतज़ार करते हैं फिर जाके खरीदते हैं। तो क्वालिटी सबसे पहले, फिर ग्रोथ, और उसके बाद ही वैल्यूएशन देखनी है, उसके पहले कुछ नहीं करना है। ये इन्वेस्टिंग का फ्रेमवर्क रहता है। अब इसमें अलग अलग स्टेप्स रहती हैं, हमारे अलग अलग सोर्सेज हैं जहाँ से हम ये चीज़ें लेते हैं, और उसके बाद फिर डिसीजन लेते हैं इन्वेस्टिंग का। ठीक है। वैल्यूएशन में आप क्या क्या देखते हैं? सर देखिए, वैल्यूएशन करने के अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे सबसे पहला, आपने अभी हमारी बात हो रही थी बैंकिंग सेक्टर पे, वहाँ पर आप PE नहीं देख सकते, वहाँ पर आपको देखना पड़ता है प्राइस टू बुक वैल्यू। जी। पर एक, जिनको नहीं मालूम उनको बता दें प्लीज़, प्राइस टू बुक क्यों देखते हैं? हाँ जी, प्राइस टू बुक वैल्यू देखने का सिंपल रीज़न ये है कि वो इंडस्ट्री ऐसी है कि वहाँ पर आपने जितने पैसे लगाए हैं उसके ऊपर रिटर्न नहीं देखना है, क्योंकि वहाँ पर रॉ मटेरियल जो है वो पैसा ही है, और जो एंड प्रोडक्ट है वो भी पैसा ही है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारी कमाई है। अब हमने कितने पैसे टोटल लगाए हैं, दैट इज़ नोन एज द बुक वैल्यू, और उसके ऊपर जो हमारी प्राइस चल रही है वो हम देखते हैं। ऑफ कोर्स पर शेयर में वो डिवाइड हो जाती है, बिल्कुल, इसीलिए वहाँ देखना पड़ता है। पर बाकी सारी इंडस्ट्री, लगभग सारी इंडस्ट्री में हम प्राइस टू अर्निंग देख सकते हैं। प्राइस टू अर्निंग सबको पता है, बहुत सिंपल होती है कि हम कितने पैसे कमा रहे हैं, जिसके अगेंस्ट में हम कितने पैसे देने के लिए रेडी हैं। इसको समझने का एक और तरीका है कि अगर वो कंपनी कुछ भी ग्रोथ नहीं करती है और कुछ भी आगे चल के नहीं चलेगी, तो कितने साल में मेरे पैसे वापस आ जाएंगे उस कंपनी की वैल्यूएशन पे। पर डेफिनेटली कंपनी ग्रो करेगी, अगर ग्रो नहीं करेगी तो उसका PE वापस नीचे आ जाएगा। मैंने कई कंपनीज देखी जो 5 से कम पे PE पे रहीं और 10-10 साल तक वहीं रहीं, क्योंकि ग्रोथ ही नहीं होता था। जितना ग्रोथ होता था उतनी प्राइस पे चलता रहता था। जी। तो उसके बाद हम देखते हैं वैल्यूएशन के लिए हम देखते हैं फिर PE, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स। आजकल बहुत सारी न्यू एज कंपनियां आ गई हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग 2.0, 3.0, जहाँ पर ये कहा जाता है कि आपको PE नहीं देखना है, क्योंकि वो कंपनीज आर स्टिल नॉट प्रॉफिटेबल। तो जब वो प्रॉफिटेबल होती है उसके बाद का उनका ग्रोथ और साइज डिसाइड करेगा कि वो कंपनी कैसे करेगी। जैसे पॉलिसी बाजार और इटर्नल्स ऑफ द वर्ल्ड, जिन्होंने जो सक्सेस स्टोरी रही है। बट मेरा वो फोर्टे नहीं है। अच्छा। मेरा फोर्टे है वैल्यू इन्वेस्टिंग, विच इज़ क्वालिटेटिव ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। मैं सिर्फ वही कंपनी ढूंढता हूँ जिनमें क्वालिटी अच्छी है, ग्रोथ अच्छा हो रहा है, और रीजनेबल प्राइस पे मैं एंट्री ले सकता हूँ। तो ये वाली सारी कंपनी जो अभी प्रॉफिटेबिलिटी वाइज नेगेटिव हैं, हाँ जी, आप उनको इग्नोर कर, मतलब उनको नहीं देखते हैं आप? सर मैं ना, ऐसा नहीं है कि मैं उनको वैल्यूएशन नहीं दे पाऊँगा,
पर मैंने जैसे शुरू में कहा कि मेरी एक फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे वो काम करना है जो मुझे करते आता है। मैं राकेश झुनझुनवाला जी को बहुत पसंद करता हूँ। उन्होंने एक दिन उनसे किसी ने पूछा कि सर आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया, जैसे हमसे पूछते हैं कई बार कि आपने सेंडिक्स कैसे मिस कर दिया, एआई की रैली कैसे मिस कर दी। तो सर उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया था। उन्होंने कहा था भाई मैं आई कैन नॉट अटेंड ऑल द पार्टीज इन द टाउन। मैं शहर की सारी पार्टी में तो जा नहीं सकता हूँ। मैं भी राहुल जी के साथ में बैठा हूँ तो मैं यहीं बैठा हूँ, मैं कहीं और तो हो नहीं सकता। सेम टाइम पे मैं अगर अपनी 10 कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ, बाकी की 40 कंपनीज ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिए तो मैं हर कंपनी तो नहीं खरीद सकता। तो मुझे वही काम करना है जो मुझे करते आता है और मैं वो बहुत अच्छे से करना जानता हूँ, इसीलिए मैं केवल वहीं खड़ा रहता हूँ। मैं पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई डिसीजन ले लूँ, पर मैं इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कभी ये डिसीजन नहीं लेता हूँ उस चीज़ का जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। जी, बहुत बढ़िया, बहुत हाँ जी। सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये तो हुआ एक स्टॉक सेलेक्ट करने का फ्रेमवर्क, और हाँ मुझे जी। काफ़ी अच्छा लगा आपका ये जी। फ्रेमवर्क। सिंपल है, ईज़ी है, और वैल्यूएशन में भी कुछ बातें हो गई। अब आप सेक्टर और इंडस्ट्री कैसे चूज़ करते हैं? राहुल जी, सेक्टर जो होते हैं ना, काफ़ी लोग कहते हैं कि सेक्टर रोटेशन काफ़ी टाइम से चलता है और टाइम टू टाइम होता है। तो एक बात तो सही है कि जो सेक्टर पिछले 5 साल में चले हैं वो ज़रूरी नहीं कि सेम सेक्टर उसी रेट पे चलेंगे। जैसे बैंकिंग ने बहुत ही शानदार रिटर्न्स दिए थे, पर पिछले 3-4 सालों से उसमें उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं आए। हालांकि फाइनेंशियल्स आर द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। 10 साल से स्टोरी चल रही है कि इंश्योरेंस इज अ डेकेडल ग्रोथ स्टोरी, पर पिछले 10 साल में उस डेकेड्स में ऐसा ग्रोथ हुआ नहीं है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से कि ये सेक्टर चलेगा या ये सेक्टर का टाइम ख़त्म हो गया है या इस सेक्टर का टाइम आ जाने वाला है। पर एक ब्रॉडर लेवल पे देखें तो क्या हो रहा है। मैं इन्वेस्टेड हूँ इंडिया ग्रोथ स्टोरी में। तो इंडिया को कोई आगे बढ़ने से, भारत को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। भारत का ग्रोथ होने वाला है, तो भारत का ग्रोथ होगा तो कहाँ होगा, तो हम उस इंडस्ट्री के ऊपर जाते हैं। अब एक सिंपल सा चीज़ है, बहुत सारे लोग रिफॉर्म्स की बात करते हैं। एक बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ, लगभग शायद 2 साल पहले हुआ, जब 7 लाख रुपए की इनकम टैक्स लिमिट को बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया। उसके पहले ऐसा होता था कि 6,99,000 पे आपको बहुत सारे रिटर्न्स फाइल मिलते थे। अब पता है आपको 11,99,000 पे रिटर्न्स फाइल मिलते हैं। और उसका सिंपल रीज़न ये है कि जो लोग पहले 7 लाख का रिटर्न्स भरते थे, अपनी आय दिखाते थे, वो पहले भी 12 लाख या उससे ज़्यादा कमाते थे। बिल्कुल। अब वो 12 लाख कमाते हैं। पर कई लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली 7 लाख से 12 लाख के बीच में थे, जो उनके पास अब डिस्पोजेबल इनकम आती है। अब ये लोग क्या खरीदेंगे सर? तो अब यहाँ से हमारी इंडस्ट्री के बारे में सोच शुरू होती है। अब ये है मिडिल क्लास। एक्चुअली 7 से 12 लाख वाले लोग हैं मिडिल क्लास। अब जो 5 लाख पे अगर आप 30% ले लो तो जो 1.5 लाख रुपए का एडिशनल पैसा आया वो कहाँ जाएगा? तो ये आती, यहाँ से फिर हमें स्टार्ट करना है और चेक करना है कंजम्पशन स्टोरीज। अब इसका एक सिंपल सा तरीका है। अभी वो लोग एकदम से जाके बड़ी गाड़ियाँ नहीं खरीदेंगे, पर वो लोग शाम को अगर घूमने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? बाहर जाएंगे, फिर वो रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, प्लस उसके बाद वो बाहर जाएंगे तो बच्चे को पहले आइसक्रीम खिलाते हैं। हमने यहाँ से आइसक्रीम की थीम पकड़ी सर। अच्छा। So I wrote a thesis on this, that from this, the consumption story, what are the things that will do well? And apparently the companies that we identified, now you see in the, this is a sector which is highly unorganized. It is getting organized. Companies are having deals at 100 plus PE. Companies are being acquired in this industry. And then the companies which are listed, if you look at them, then you will realize the value is there, quality is there, growth is there, and we invest in those themes. बट वापस आते हैं ब्रॉडर इंडस्ट्रियल थीम पे। जैसे पावर एज एन इंडस्ट्री इज गोइंग टू हैज़ डन प्रीटी वेल फॉर द लास्ट 10 years एंड इट विल कंटिन्यू टू डू वेल फॉर द नेक्स्ट 1.5-2 decades। एक इंडस्ट्री आती है पावर इंडस्ट्री। हमारे पास एआई की स्टोरी नहीं है, पर हमारे पास डेटा सेंटर की स्टोरी है। तो डेटा सेंटर बिकम्स अ ब्रॉडर थीम। इफ़ यू आर लुकिंग एट इंफ्रास्ट्रक्चर इज ब्रॉडर थीम। यू डोंट नेसेसरली नीड टू गो एंड बाय द कंपनीज विच आर क्रिएटिंग द रोड बना रही हैं या फिर रियल एस्टेट में हैं। हम फिर क्या करते हैं? इंडस्ट्री इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। कंजम्पशन की जब स्टोरी आती है तो एफएमसीजी कंपनीज में हम इन्वेस्ट नहीं करते नहीं करते हैं। उसका रीज़न ये है कि सर मेरा पर्पस है कस्टमर के लिए अल्फा बनाना, मेरा मैंडेट है एक। तो मैं एफएमसीजी में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि एफएमसीजी एंड कोट अनकोट आईटी यूज्ड टू बी कंसिडर्ड एज डिफेंसिव सेक्टर, कि कुछ नहीं चलेगा तो उसमें वो पैसे रखो कि वो गिरेंगे नहीं। पर हम पैसे गिरने के डर से ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो मैं एफएमसीजी में पर्सनली इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, बट कंजम्पशन स्टोरीज बहुत है इंडिया में। तो
कंजम्पशन थीम में जाते हैं, पावर थीम में जाते हैं, इंफ्रा की थीम अपने आप आती है, फिर उसके साथ में एक थीम आई है इंडिया में फार्मा एंड हेल्थ केयर की। हमें रियलाइज़ नहीं होता है, बट मैं दुबई में रहता हूँ। दुबई में जो कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर है, इट इज़ एटलीस्ट 10 to 12 टाइम्स हायर देन व्हाट इट इज़ इन इंडिया। और सबसे मज़े की बात है कि अगर आपको कोई गंभीर बीमारी होती है या कोई आपका ऑपरेशन होता है, तो सारे लोग जो दुबई में रहते हैं वो भारत में आते हैं, इफ़ पॉसिबल। क्यों? क्योंकि क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर इज़ ऑल्सो एक्सीलेंट। यही रीज़न है कि आप हेल्थ केयर में देखिए, आपको मल्टीपल्स ऐसे मिलेंगे जो कि unimaginable थे। Pharma was also considered a defensive sector and a cyclical for that. Today our biggest contributor, मेरे जो फंड है उसमें जो रिटर्न आया है, उसमें सबसे बढ़िया रिटर्न एक फार्मा कंपनी के कारण आया है जी। तो मैं एट्रीब्यूट कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास 10 स्टॉक हैं तो उस एक स्टॉक ने मेरे टोटल रिटर्न्स का 25 to 30% डिलीवर किया है, क्योंकि फार्मा सेक्टर हमारे लिए वरदान है। तो फार्मा, हेल्थ केयर, पावर एंड देन डिफेंस as a sector, again we missed it, but that is a sector that has done well, and it is again a decadal story. And definitely the financialization of economy, जहाँ पर आपको कैपिटल मार्केट रिलेटेड सारे स्टॉक्स मिलते हैं। अब ये सारे स्टॉक्स या ये सारे सेक्टर्स काफ़ी समय से चल रहे हैं। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं पता करने के लिए कि अभी इंडस्ट्री ब्रॉडर वे में आइडेंटिफाई होगी, अब हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो इसमें भी जैसे सब सेक्टर्स होते हैं या थोड़ी सी और नीश लेवल के प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि हाँ आपने जितने भी सेक्टर्स की बात करी, जैसे पावर है। हाँ जी। अब पावर पे मैंने एक हमारे चैनल पे वीडियो भी करी थी जी। ट्रांसमिशन लाइंस का जो काम चल रहा है वो हाँ। बहुत ज़बरदस्त उसमें है ना। अब कंपनीज का मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, लेकिन उस सेक्टर और थीम को फिर आप कैसे पकड़ते हो कि जैसे कोई ब्रॉड, आपने जैसे एफएमसीजी में आपने आइसक्रीम का एक एग्जांपल दे दिया, हाँ जी। बहुत ही एप्ट एग्जांपल था वो। तो वैसे ही जैसे अब डिफेंस है, अब डिफेंस बहुत बड़ा हो गया, उसमें HAL भी है, BEL भी है, और उसमें जेनटेक भी, बहुत कंपनीज हैं। उसमें अंदर जाके हमें कैसे आप देखते हैं? मैं आपको पावर का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब पावर में एक कंपनी सबको पता है, टाटा पावर जी। मैंने उनके CEO का इंटरव्यू सुने, तो उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि करीबन 23 से 24 क्वार्टर से वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमेशा ग्रोथ करते हैं, क्योंकि जो डिमांड है ना, वो पता नहीं है कितनी ज़्यादा डिमांड है, पावर डिमांड है, क्योंकि वो जितना बनाते हैं सब बिक जाता है। अब एज अ फंड, मतलब मैं कभी डायरेक्ट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, OEMs में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं उनकी एंसिलरीज में इन्वेस्ट करता हूँ। अच्छा। तो अगर टू व्हीलर कंपनीज ने से 22% का CAGR दिया है, तो जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं जो टू व्हीलर्स को सप्लाई करते हैं, उनके CAGR 40% से भी ज़्यादा है। राइट। बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे एग्जांपल है। इसके बाद अब नेक्स्ट लेवल पे मैं जाना चाहता हूँ पावर इंडस्ट्री में। पावर इंडस्ट्री में आप देखिए केबल कंपनीज हैं, केबल कंपनीज ने जो रिटर्न्स दिए हैं वो पावर कंपनीज के सामने बहुत ज़्यादा बेटर देन एनीथिंग है, राइट। और हर कोई किसी न किसी केबल कंपनी में आज की तारीख में इन्वेस्टेड है। अब मैं जाना चाहता हूँ नेक्स्ट लेवल पे वो एंसिलरीज जो इन केबल कंपनीज को सप्लाई करते हैं। एक हमारे फंड का थीसिस है कि OEM से ज़्यादा अगर OEM किसी रेट पे ग्रो होता है तो उसकी जो एंसिलरी होती है मोर और लेस दैट विल ग्रो एट अ हायर लेवल देन द OEM, राइट। अब मैं इस एंसिलरी की भी एंसिलरी को ढूंढ रहा हूँ, तो मेरा काम है उन कंपनीज को ढूंढना जो कि जहाँ सप्लाई कर रही हैं उससे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेंगी। तो उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा है, जैसे देखिए OEM है, OEM 20% से ग्रो होता है, तो उसकी जो एंसिलरी यूनिट होती है वो 20% से ज़्यादा से ग्रो होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स 1.5 टाइम्स, कंसिडरिंग दे बोथ आर ऑफ द सेम क्वालिटी। इसका एक और फ़ायदा इनको ये होता है कि OEM किसी चीज़ को एक बार बेचता है। जैसे टू व्हीलर होता है, अगर उसमें LED लाइट लगी है, वो एक बार बिकी, उसमें ऑटो एंसिलरी ने कुछ पैसे कमाए। जब वो चीज़ ख़राब होती है तो स्पेयर पार्ट्स के रूप में यही OEM उसको और ज़्यादा प्राइस पे बेचता है, क्योंकि जब आप मान लीजिए कि जैसे बजाज ऑटो है, वो 10,000 पल्सर बाइक बना रहा है पर मंथ, जब आप उन्हें 10,000 LED बेचते हैं तो आप 1,000 रुपीज़ पर यूनिट बेचते हैं। पर जब ये 10,000 की कुछ LED में कुछ रिक्वायरमेंट आती है आज के से 6 महीने 1 साल या एक्सीडेंट के कारण, तो आप 1,000 की चीज़ को 2,000 रुपये में बेचते हैं, तो आपको वहाँ पर मार्जिन्स और ज़्यादा मिलते हैं। और मेरा एक पर्सनल एग्जांपल है, एक कंपनी का नाम लूँगा, छोटी सी कंपनी है पर नॉट एन एडवाइस, गैब्रियल इंडिया। आज के 25 साल पहले के आसपास, या 25 साल नहीं, करीबन 15 साल पहले एग्जैक्ट, मेरी बाइक पल्सर थी, उसका शॉक ऑब्जर्वर ख़राब हो गया। तो मैं गया मैकेनिक के पास, मैकेनिक ने मुझे 2 शॉक ऑब्जर्वर दिखाया, बोले सर ये 1600 का है और ये 1000 रुपये का है।
मतलब क्या डिफरेंस है? बोले सर कुछ डिफरेंस नहीं है, आप ये वाला ले लो। फिर मैंने पूछा तो पता चला 1600 वाला गैब्रियल इंडिया का था, 1000 एक दूसरी कंपनी का था। अब क्योंकि मैं बिजनेस फैमिली से आता हूँ तो मुझे पता है कि क्या होता है। मैंने कहा नहीं, मुझे 1600 वाला ही चाहिए। 100 में से 90 लोग 1600 वाला ही लगाएंगे, क्योंकि वो OEM है, जो शॉकअप मेरा चेंज हो रहा था वही मुझे चाहिए था। बाद में मुझे पता चला कि जो 1000 वाला है वो एक्चुअली उसे 600 रुपये में मिलता है मैकेनिक को। तो सोचिए कि जो बनाता होगा वो कितने में बनाता होगा। अब यहाँ पर गैब्रियल वाला जो 1600 में बेच रहा है, इसमें उसे सिर्फ 50 रुपये का मार्जिन है। किसे? मैकेनिक को। इससे ये पता चलता है कि गैब्रियल इंडिया कितना अच्छा काम कर रही है। वेरी गुड, वेल डन। और ये कहाँ से कमा रही है पैसा? क्योंकि ये जब पल्सर को बेचती है तो उसको 1000 रुपये में ही बेचेगी, पर मार्केट में वो 1600 रुपये में बिकेगा। क्यों बिकेगा? क्योंकि मार्केट में उसके 3-3, 4-4 पीस अलग अलग जगह पे खरीदे जाते हैं। यहाँ पर वो 1000 पीस एक ही व्यक्ति को बेचती है। और ये हर इंडस्ट्री में होता है, जो भी ऑटो एंसिलरीज है हर जगह पर आपको ऐसा ही मिलेगा। अब पावर में केबल आई, अब केबल को जो इंडस्ट्री सप्लाई कर रही है, मैं वहाँ जा रहा हूँ तो वहाँ पर उनके रिटर्न्स और ज़्यादा बेहतर होंगे, प्रोवाइडेड बोथ आर क्वालिटी कंपनीज। राइट। तो इस तरह से हम कभी भी OEM में इन्वेस्ट नहीं करते, हम एंसिलरीज में इन्वेस्ट करते हैं। आपने बहुत सारी मुझे ना सेक्टर की इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं। हाँ जी। आपने जैसे बताया कि आप जहाँ पे भी क्रेडिट है वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, नहीं बैंकिंग हो करते गया पूरा, वो हट गया। जी। डिफेंसिव सेक्टर्स में नहीं घुसते हो आप, हाँ जी। FMCG हो गया, जी। IT हो गया। इनफैक्ट बहुत गिरे हैं अभी पिछले 1.5-2 साल में, IT की हालत खराब हुई है, FMCG बहुत पिटा हुआ है। हाँ जी। और फिर आपने बोला कि जहाँ आपको ग्रोथ दिख रही है बेसिकली वहाँ जी। जाते हैं, और उनमें भी आप थोड़ा सा सब सेक्टर या उसकी थीम को पकड़ते हैं। करेक्ट। अगले आने वाले 2 साल के लिए अगर मैं मालूम आपसे, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम मैं नहीं दिख रहा, 2 साल के लिए आपको कोई 3 थीम, आपको लगता है कि राहुल जी 3 थीम है जो मुझे लगता है कि मैं ओवरवेट हूँ, मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्म करेगी, 3 ही चाहिए मुझे टॉप 3। सर मैं ना इस समय इन्वेस्टेड हूँ IT में भी, अच्छा। पर मैं IT में ट्रेडिशनल IT में इन्वेस्टेड नहीं हूँ। ओके। मैं उस कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ जो कि डेटा सेंटर की एंसिलरी है। ओके। तो आपकी सबसे बड़ी थीम इंडिया में होनी चाहिए डेटा सेंटर। हुआ ये है कि हमारे पास कोई AI प्ले नहीं है। अब बहुत अच्छा काम किया है हमारी करंट गवर्नमेंट ने। उन्होंने क्या कहा है कि हमारा जो भी डेटा है, चाहे आपका व्हाट्सअप हो या फेसबुक हो या अमेज़ॉन का डेटा हो या किसी भी चीज़ के लिए डेटा लिया जा रहा है, वो इंडिया में स्टोर होना चाहिए। थोड़े समय पहले, मैं दुबई में रहता हूँ, वहाँ पर जो करंट कॉन्फ्लिक्ट के कारण एक अमेज़ॉन के डेटा सेंटर पे अटैक हुआ, स्पेसिफिकली किया गया। इट वॉज टारगेटेड अटैक। मैं जिस बैंक को यूज़ करता हूँ वो बैंक का एक्सेस खत्म हो गया सर 15 दिन के लिए जी। क्योंकि उनके डेटा सेंटर का बैकअप नहीं था। अब उस बैंक ने अपना डेटा सेंटर का बैकअप इंडिया में मूव कर लिया है। वो UAE का बैंक। क्यों? क्योंकि आपको अब बैकअप भी बनाना चाहिए। अभी तक किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। पर बाहर के बिजनेस को तो छोड़ दीजिए, भारत में जितना डेटा है वो इंडिया में ही रहना है। इसके लिए डेटा सेंटर एक सबसे बड़ी थीम है। अब डेटा सेंटर तो जो खोलते हैं हम वहाँ कर नहीं सकते इन्वेस्ट, तो हमें उसके डेटा सेंटर की एंसिलरीज ढूंढनी चाहिए। तो मैं डेटा सेंटर की थीम में इन्वेस्टेड हूँ। मेरा जो सेकंड बेस्ट रिटर्न है पिछले 12-14 महीने का, वो उसी कंपनी से है, आफ्टर फार्मा। तो एक थीम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फार्मा में हमें डेफिनेटली देखना चाहिए। फार्मा एंड हेल्थ केयर हैव डन एक्सट्रीमली वेल, बहुत अच्छा किया है, पास्ट में भी अच्छा किया और अगले 3 साल में भी वो बहुत अच्छा करेंगे। और जो टैरिफ का न्यूज़ चल रहा है, देखिए एक बात और समझिए कि मैं कभी भी कुछ ऐसा काम नहीं करूँगा जो खुद मुझे तकलीफ दे। अगर मैं आपको एक थप्पड़ मार रहा हूँ और उसका डबल असर मुझ पे हो रहा है तो मैं वो काम कभी नहीं करूँगा। तो कुछ चीज़ें डराने के लिए की जाती है। एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ उसके बारे में। ऐसा कहा गया है कि वो टैरिफ एप्लीकेबल होगा 3 साल के बाद। करेक्ट। और 3 साल के बाद तो वो खुद ही नहीं रहेंगे सरकार में, 2029 के बाद चले जाएंगे। तो फिर जब वो चले जाएंगे तो नया व्यक्ति आएगा। तो डेफिनेटली एक बात देखिए कि अगर कभी भी कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है तो पहली गवर्नमेंट के अच्छे काम को भी रोक देती है, सब कुछ रोक देती है। और ये तो बहुत बुरा काम करके जा रहे हैं। तो ये तो 100% रिवर्स खत्म ही हो होना गया, चाहिए। बिल्कुल ठीक। इनफैक्ट इसका प्राइस में इम्पैक्ट दिख भी गया, प्राइजेस गिरी और वापस उसी लेवल पे आ चुकी। तो फार्मा और डेफिनेटली डेटा सेंटर थीम है एक, जो उसमें बहुत अच्छी रिसर्च करनी चाहिए। और मैं ना पावर एनर्जी सेक्टर में बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि अगले 10 साल के लिए भी ये चीज़ें बहुत अच्छा करेंगी, अगले 3 साल तो करेंगी ही करेंगी। पर किसी भी डायरेक्ट कंपनी में मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ इंडस्ट्री में, मैं उसकी एंसिलरीज ढूंढता हूँ, और अगर पॉसिबल हुआ तो उसकी भी एंसिलरी मिल जाएगी। जैसे अभी प्रिसिशन इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो कई कंपनीज़ हैं इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग इतनी अच्छी हो रही है, इतनी अच्छी क्वालिटी की हो रही है। हम लोग बोइंग को सप्लाई करते हैं, हम लोग रोल्स रॉयस को सप्लाई करते हैं। रोल्स रॉयस कार ही नहीं बनाती, वो इंजन भी बनाती है।
हम उन्हें सप्लाई कर रहे हैं, उनके कंपोनेंट सप्लाई कर रहे हैं। अब कुछ कंपनीज हैं जो इन कंपनीज को भी सप्लाई कर रही हैं, क्योंकि प्रिसीजन इंजीनियरिंग इज द बज़वर्ड। प्रिसीजन इंजीनियरिंग में ध्यान देना है, एक गियर बनाना आसान है, पर वो गियर उस पर्टिकुलर क्वालिटी से बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, और उसी कंपनी की वैल्यूएशन आगे जाके बढ़ेगी। तो जो ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे कि हाँ कुछ जी। कंपनीज हैं जो भारत में जो हैं जो बाहर एक्सपोर्ट कर रही हैं डिफेंस के लिए, हाँ जी, और मुझे जैसे आपने बताया था आज़ाद इंजीनियरिंग हो गई, अनूप इंजीनियरिंग हो जी। गई, इस तरह की जो कंपनीज हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इनके बिजनेस को रेप्लिकेट करना रातों रात करेक्ट बहुत मुश्किल है। सर, रातों रात नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सालों में सालों रेप्लिकेट में भी करना नहीं होगा, मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है। और अगर आप रेप्लिकेट करने जाएंगे, उसके बाद एक वर्ड होता है कॉस्ट ऑफ स्विचिंग। मतलब अगर मैं आपके पास से कुछ काम कर रहा हूँ और आपको छोड़ के मुझे किसी और के पास जाना है, तो उसमें कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व है, जी। वो कितनी बड़ी है। और अगर उस कॉस्ट में 1% का भी रिस्क आता है डिफेंस में, तो कोई भी वो कॉस्ट नहीं लेता है। एक तो होता है कि आपने समय पे डिलीवरी दी, फिर आपने क्वालिटी की डिलीवरी दी, फिर आपने प्राइस भी सही लगाई। उसके बाद अगर मैं किसी और के पास जा रहा हूँ और वो मुझे सप्लाई नहीं कर पा रहा है, वो तो अलग चीज़ है। पर अगर उसके प्रोडक्ट में 1% का भी एरर आ जाता है, तो मुझे बड़ी तकलीफ देगा। प्रिसीजन इंजीनियरिंग इसीलिए वैल्यू रखता है। तो सप्लायर्स और ओरिजिनल इक्विपमेंट कंपनी के बीच में जो तालमेल होता है, वो लंबे समय तक चलता है। तो जब मैं ऑटो इंसिलरी भी देखता हूँ, तब मैं इस चीज़ पे भी ध्यान देता हूँ कि कॉस्ट ऑफ स्विचिंग कितनी है OEM के पास। अगर वो ज़्यादा है, उतना अच्छा ऑटो इंसिलरी या उतना अच्छा इंसिलरी यूनिट को मोट क्रिएट होता है। आप बता रहे थे मेरे को यहाँ आने हाँ से जी। पहले कि आप बहुत सारी कंपनीज विजिट करके आए हैं पिछले हाँ जी। 10 या 15 दिनों में। हाँ जी। क्या देख रहे हैं आप इंडस्ट्री में, कंपनीज विजिट करके, प्रमोटर्स से मिलके आपको कैसा लग रहा है? क्या अर्निंग्स आ रही हैं ओवरऑल? प्रमोटर्स बुलिश हैं और प्रोडक्शन हो रहा है? किस तरह का माहौल बना हुआ है? सर, एक ऊर्जा का संचार हो जाता है ऐसे लोगों से मिलने से। जी जी बिल्कुल। मैं यहाँ आया हूँ इंडिया में, तो मेरा बेसिक पर्पस था उन प्रमोटर से मिलना जहाँ पर या तो मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ, या फिर मैं उन्हें अपनी वॉच लिस्ट में रखता हूँ। जी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मैं एक प्रमोटर से मिला, उन्होंने अपने शॉप फ्लोर को पूरी तरह से एयर कंडीशन करवाया हुआ है। तो उनका कहना था कि अगर मैं एसी में बैठ रहा हूँ, तो इनको भी इसी तरीके से काम करना चाहिए। शॉप फ्लोर पे जो लोग मेरे शॉप काम कर फ्लोर रहे हैं। पे जो वर्कर्स काम करते हैं, जो लोएस्ट स्ट्रेटा में काउंट होना चाहिए। पर इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बाद में उन्होंने मुझे ये भी समझाया कि मोहन, यहाँ से मुझे प्रोडक्टिविटी भी अच्छी मिलती है, बिकॉज ही इज़ इन मुंबई। सो क्या होता है कि गर्मी के सीज़न में जब आपको पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, तो आपकी जो आउटपुट है वो नीचे गिर जाता है। बट अगर उस समय पे आप वहाँ बैठे हुए हैं जहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, तो आपका आउटपुट वैसा ही बना रहता है 12 महीने। सो इट नॉट ओनली मेक्स अ सेंस टू treat to provide the dignity of labor, it also makes economic sense. And that person has got the roof solar installed. तो वहाँ से उनकी कॉस्ट भी कम हो जाती है। गवर्नमेंट रूफ सोलर के लिए सब्सिडी दे रही है, उसके अलावा फिर आपकी जो रिकरिंग कॉस्ट है वो कम होती जा रही है, और आपका प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। ये वही प्रमोटर हैं। इन्होंने क्या किया, मैं आपको बता रहा हूँ एक मानसिकता क्या है भारत में अभी। मानसिकता भारत में है कि अभी मुझे सबको साथ में लेके ग्रो करना है। उनके पास करीबन 252 एम्प्लॉयज़ थे जो कि ऑफ रोल्स थे, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ थे। और इनका IPO आ रहा था, तो इन्होंने ESOP देने थे सारे एम्प्लॉयज़ को। उन्होंने वो 252 एम्प्लॉयज़ को अपने रोल्स पे ट्रांसफ़र किया, पेरोल पे ट्रांसफ़र किया, सिर्फ इसलिए कि उन्हें ESOP दे दिए जाए। और सोचिए, जबकि आज एक ऐसा समय है कि हर कोई आउटसोर्स करना चाहता है और कोई अपने बुक्स पे दिखाना नहीं चाहता, उस समय में इन्होंने बुक्स पे लिया सिर्फ इसलिए कि उन्हें ESOPs देने। अब बताइए, ऐसे प्रमोटर्स को जब मैंने उसका क्वालिटी, ग्रोथ और वैल्यूएशन मेरे पैरामीटर्स में आ रहा है, मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा कि नहीं? करोगे, बिल्कुल करोगे। 100% करेंगे। मतलब ऐसे ही लोगों के साथ, क्योंकि ऐसा ज़माना है अभी। मैं जैसे हमारे यूट्यूब पे वीडियोस जब डालता हूँ, तो कमेंट्स आते हैं बहुत लोगों के कि यार सारी कंपनीज फ्रॉड हैं, बैंकिंग में अभी ऐसे बहुत सारे कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, ये बैंक और वो बैंक और नो बैंक और यस बैंक वगैरह जो चल रही हैं चीज़ें, कि सब फ्रॉड है। लेकिन आपसे मिलके और आपने जिन प्रमोटर के बारे में बताया, जी, लगा मुझे कि कुछ ऐसे प्रमोटर्स भी हैं, सारे तो चोर नहीं हैं। सर, ज़्यादातर प्रमोटर ऐसे अच्छे हैं। मोस्ट ऑफ द प्रमोटर्स आर वेरी गुड एंड दे आर सो पॉजिटिव अबाउट इंडिया। मतलब मुझे ऐसा लगता था पहले, जब मैंने अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी की शुरुआत की थी लगभग 2007 के आसपास, तब मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं अमीर बन जाऊंगा तो मैं काम कम करूंगा,
और आराम की ज़िंदगी जीऊँगा। पर मैं आपको बताता हूँ, किसी कंपनी में सबसे ज़्यादा मेहनत प्रमोटर करता है। बिल्कुल। सबसे पहले आता है, सबसे आखिरी में जाता है। जाता कहाँ है वो? जाता वो भी तो नहीं है। वो तो मैं 7 डेज़ वहीं रहता मैं है। अभी एक प्रमोटर का प्लांट विजिट करके आया, तो 3 घंटे हमें जाने में लगे, 3 घंटे आने में, करीबन 3 घंटे हमने वहाँ स्पेंड किए थे। तो मैंने 9 घंटे की शिफ्ट कर ली। उसके बाद भी मैं मिलना ज़रूरी था उनसे, मैं मिलने गया। शाम को करीबन 5:55 के आसपास हम उनके ऑफिस पहुँचे। 8 बजे तक वो हमारे साथ बैठे हैं। और जब हम बाहर जा रहे हैं ना, तो पूरा फ्लोर खाली है उनका, बिकॉज़ इट वाज़ अ कॉर्पोरेट ऑफिस। सिर्फ प्रमोटर बैठे हैं और एक उनका जो बंदा समझिए कि ताला लगा के जाता है, शायद वो बैठा है जो हमें चाय पिला रहा था। जी। और उसके बाद हम वहाँ से जा रहे हैं, और उसके बाद भी वो दरवाजे तक आए हमें छोड़ने के लिए। वो बंदा, वो ऐसे हैं जो सबसे पहले आते हैं प्रमोटर, सबसे आखिरी में जाते हैं, और शायद जाते भी नहीं हैं। फिर सैटरडे संडे भी काम करते हैं। तो जब कोई और सबसे बड़ी बात है कि जो भी इस लेवल पे पहुंचा है वो बहुत ही ज़्यादा हम्बल है। हमें बाहर से, दूर से देख के शायद अलग विचारधारा आती होगी, पर जैसा जैसा मैं इन लोगों से मिलता हूँ, भारत के प्रमोटर्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, मोर हार्ड वर्किंग देन एनी अदर प्लेस इन द वर्ल्ड। मैं यूएस की कंपनी से भी मिलता हूँ, यहाँ के प्रमोटर बहुत मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के साथ साथ बहुत ही हम्बल भी हैं। सभी बहुत ही हम्बल है। ये मेरा है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और जो काम हम लोग कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, मैं ऐसी ट्रांसफार्मर कंपनी से मिल के आया हूँ जो 50% से ज़्यादा तो एक्सपोर्ट करती है। हमारे यहाँ सर थीम स्टोरी गवर्नमेंट स्पेंडिंग की ही नहीं है। हम गवर्नमेंट के साथ काम कर करके इतना कुछ सीख चुके हैं, इतनी अच्छी डिज़ाइन बना चुके हैं कि हम प्राइवेट कंपनीज को न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। और यही जो स्पिरिट है, जो एनिमल स्पिरिट कही जाती है, वो प्रोमोटर्स के अंदर ऑलरेडी है। और एक इसका इंटरेस्टिंग डेटा है, आप चाहें तो देखिएगा। कॉर्पोरेट क्रेडिट इज फर्स्ट टाइम ग्रोन मोर देन द कंज्यूमर क्रेडिट इन इंडिया, विच वाज द टारगेट ऑफ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कि कॉर्पोरेट को स्पेंड करना चाहिए। तो कॉर्पोरेट बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहा है। एक्सपांशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, इतनी तेज़ी से हो रहा है कि आप और मैंने कभी सोचा नहीं था आज के 6 महीने 1 साल पहले। तो दोनों ही तरफ से ग्रोथ चल रही है। प्रमोटर मेहनत भी कर रहे हैं, इथिकल भी हैं, हम्बल भी हैं। शायद हमारी किस्मत अच्छी है कि हम ऐसे ही लोगों से मिलते हैं, पर जिनसे मिला हूँ वो सब वैसे हैं, और वो अपनी तरफ से स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा चुके हैं। अगले, मैं तो डेकेड की बात कर रहा हूँ, पर आपने जैसे 3 साल 5 साल पूछा, 5 साल में FCNR बॉन्ड के आने के बाद से भारतीय मार्केट सबसे ज़्यादा आकर्षक होने वाला है, स्पेशली जो 2 साल में वैल्यूएशन हमको मिल गया है, जो करेक्शन हुआ है, टाइम करेक्शन हुआ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैं वही पूछने वाला था कि इतना सारा पॉजिटिव आप एनर्जी देख के आए ऑन द ग्राउंड। हाँ जी। तो उसके हिसाब से अब आपको लगता है कि हमारे बुरे दिन, जो स्टॉक मार्केट के बुरे दिन जो हमें दिख रहे थे, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटने वाले हैं? ऐसा सर पता नहीं बुरे दिन थे कि नहीं, बुरे तो थे, देखो मार्केट गिरा। हाँ, नहीं, मैं आपको बताता हूँ किस लिए हुआ। अभी हमने अच्छा किया ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि हमारे पास कुछ लेगेसी नहीं थी, कि हमने ज़ीरो से शुरुआत की। बहुत सारे लोगों के रिटर्न्स इसलिए नहीं बने बिकॉज दे वर होल्डिंग ऑन टू अ लेगेसी पोर्टफोलियो। और पिछले, अगर आप स्पेशली मार्च के बाद से देखें, तो मार्च के बाद से मतलब अप्रैल मई जून जुलाई, बहुत सारी कंपनीज हैं, मतलब मोर देन 50% ऑफ द कंपनीज हैव गिवन मोर देन 20% ऑफ द रिटर्न्स, स्पेशली इन द ब्रॉडर मार्केट। ब्रॉडर मार्केट में बहुत पैसे बन चुके हैं, बहुत सारे पैसे रिकवर हो चुके हैं। एटलीस्ट पिछले 2 साल का जो दर्द था वो तो खत्म हो गया है ब्रॉडर मार्केट में। इंडाइसेस आर स्टिल नॉट रिफ्लेक्टिंग, क्योंकि इंडाइसेस में कुछ एक चलता है, कुछ दूसरा नहीं चलता है, वो मैनेज भी हो जाते हैं। बट हैविंग सेड दैट, हाँ दर्द रहा है, मतलब पर्सनल पोर्टफोलियो में मेरे भी दर्द रहा है। पिछले 2 सालों में रिटर्न्स नहीं बने हैं, पर जो चीज़ें मैं पॉजिटिव देख रहा हूँ, हमारे साथ एक सबसे बड़ी समस्या रहती है कि हमारा रुपये का डिप्रिसिएशन होता है। बट अभी जो गवर्नमेंट की एक योजना चल रही है FCNR बॉन्ड की, उसमें मोबिलाइजेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। पिछली बार 2013 में हुआ था, उसके अगले 3 साल तक रुपये का डिप्रिसिएशन मात्र 0.7% था, और जो स्टॉक मार्केट से रिटर्न थे वो 55 से 60% थे। हिस्ट्री डजंट ऑलवेज रिपीट, बट इट डेफिनेटली राइम्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो FCNR बॉन्ड में अभी $80 बिलियन का लोग बोल रहे हैं, लगभग उसके आसपास कुछ मोबिलाइजेशन होगा, जिससे RBI को सहायता मिलेगी, बैंक्स को सहायता मिलेगी, रुपये को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। इस कारण से रुपये का डिप्रिसिएशन थोड़ा कम होना चाहिए। और रुपये का डिप्रिसिएशन कम होगा तो जो सवाल आपने पूछा नहीं है, पर क्योंकि मैं खुद भी एक FII हूँ, तो FIIs वापस आएंगे और वो फिर से खरीदेंगे।
तो स्टॉक मार्केट को और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। डोमेस्टिक लिक्विडिटी हमारी बहुत अच्छी है, कंजम्पशन स्टोरी इज़ लाइक एनीथिंग, हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिसीज़ कंटिन्यूअस सेम तरीके से चलती रहती हैं, सरप्राइजेस आते ही नहीं हैं। तो सारी चीज़ें मतलब जैसे बोलते हैं ना, स्टार्स आर अलाइन, सब ग्रह नक्षत्र एक लाइन में आ गए हैं। और अगले 3 साल में मैं यहाँ से जो 55-60% पिछली बार हुआ था, एटलीस्ट उतना तो ग्रोथ देखता हूँ। ब्रॉडर मार्केट में उससे थोड़ा ज़्यादा देखता हूँ। आप इंडेक्स लेवल पे ग्रोथ की बात कर रहे हैं अभी? इंडेक्स लेवल पे भी मुझे लगता है इस लेवल से कम 55 से 60% के बीच में ग्रोथ आना चाहिए। वाह वाह, हाँ जी। इतनी पॉजिटिविटी ना मुझे बहुत दिन बाद सुनने मिली है। आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स को भी बहुत सारी पॉजिटिविटी सुनने मिली होगी, और ये ऑन द ग्राउंड की रियलिटी है। ऑन द ग्राउंड की रियलिटी है, स्पेशली उन कंपनीज की जहाँ पर हम इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ से हम देख के आ रहे हैं। पर ब्रॉडर मार्केट में तो बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है। ओके, मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे। हाँ जी मार्केट कैप वाइज तो जी। आपने मुझे सेक्टर्स का, थीम्स का थोड़ा आइडिया दे दिया। जी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, हाँ जी। आप जैसे वैरायटी ऑफ प्रमोटर्स से मिल के आए होगे, आप एनालिसिस भी बहुत सारी कंपनीज का करते हो, ग्रोथ कहाँ दिखती है आपको अर्निंग्स वाइज ज़्यादा? सर देखिए, एज एन इन्वेस्टर आई एम मार्केट कैप एग्नोस्टिक, मतलब मुझे मार्केट कैप से फर्क नहीं पड़ता एज अ फंड मैनेजर। पर अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें तो मैं लार्ज कैप में बाय डिज़ाइन लार्ज कैप विल ग्रो अ लिटिल लेस, मिड कैप विल ग्रो अ लिटिल मोर, स्मॉल कैप्स विल ग्रो इवन मोर। उसका सिंपल रीज़न है कि उनके पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहती है। छोटा साइज है तो बड़ा हाँ। अपॉर्चुनिटी पर है। आपको देखना है टैम कितना है। टैम का मतलब होता है टोटल एड्रेसेबल मार्केट। तो मैं वो कंपनी ढूंढता हूँ जो जिस सेक्टर में है उस सेक्टर का ओवरऑल टैम करंट लेवल से एटलीस्ट 10 टाइम से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब अगर वो सेक्टर आज $1 बिलियन का है तो उसका टैम यानी टोटल एड्रेसेबल मार्केट कम से कम $10 बिलियन का होना चाहिए। अब ये $1 बिलियन में मेरी कंपनी तो उससे कम, कुछ कम पे ही होगी, चाहे 10% हो या 20% हो या जो भी हो। तो मैं पर्सनली मार्केट कैप एग्नोस्टिक हूँ। आपका इन्वेस्टिंग पीरियड डिफाइन करता है, प्लस आप मार्केट कैप देखेंगे, फिर आप इंडस्ट्री देखना है आपको, फिर कंपनी देखनी है। एक ब्रॉडर पॉइंट ध्यान में ये रखना चाहिए, कभी भी उस सेक्टर में इन्वेस्ट मत करो जिसमें कोई कंपनी पैसे नहीं बना रही है। आपको उस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है जहाँ पर एटलीस्ट 2 या 3 कंपनीज पैसे बना रही हैं, फिर आप उस सेक्टर में कोई अच्छी कंपनी ढूंढिए। जैसे एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का सेगमेंट है, वहाँ पर अगर सभी कंपनियां पैसे नहीं बना रही हैं तो हम नहीं इन्वेस्ट करेंगे। एयरलाइन इंडस्ट्री है, एक इंडिगो इज़ द बिगेस्ट आउटलायर, अदरवाइज पूरी दुनिया में कहीं पैसे नहीं बनते हैं। इनफैक्ट आपको जान के हैरानी होगी कि 4-व्हीलर कार्स में लोगों के पैसे नहीं बनते हैं। पूरी दुनिया में इंडिया एक एक्सेप्शन है जहाँ महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति जैसी कंपनियों ने वेल्थ जनरेट करी है। अदरवाइज आप कोई भी कंपनी देख लो, लोग बोलते हैं सबसे अच्छी कार कौन सी है, बोले टोयोटा, होंडा, फोक्सवैगन, दे आर फॉलिंग लाइक 9 पिन्स। और उन्होंने पहले भी पैसे नहीं बनाए, चाहे जनरल मोटर्स हो, फोर्ड हो, कोई पैसे नहीं बनाता। तो वो सेक्टर जहाँ पर पैसे बन रहे हों, मार्केट कैप एग्नोस्टिक होकर इन्वेस्ट करिए। मेरे फंड में एक लार्ज कैप भी है, मिड कैप्स भी हैं, स्मॉल कैप भी है। पर्सनली मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि कभी भी माइक्रो कैप में इन्वेस्ट मत करिए। वेरी गुड, कभी भी मत करिए। रीज़न आप उसका क्या देंगे? उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि पहली बात तो है कि माइक्रो कैप जनरली एसएमई सेक्टर्स में होते हैं, मेन बोर्ड पे होते नहीं हैं, तो डिस्क्लोजर नॉर्म्स क्लियर नहीं होते हैं। प्लस आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो 6 महीने के बाद आती है। 6 महीने के बाद वो इन्फॉर्मेशन आती है जो इनसाइडर्स को 6 महीने के पहले से पता है। तो बहुत बड़ा वेल्थ तब क्रिएट होता है जब कोई कंपनी एसएमई से मेन बोर्ड में जाती है और मेन बोर्ड में जाके अच्छा काम करना शुरू करती है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके पास नहीं है तो फिर फ़ायदा नहीं है वहाँ इन्वेस्ट करने का। लोग प्राइवेट इक्विटी भी पसंद करते हैं, हम वो भी नहीं करते। मेन बोर्ड में सबसे अच्छी बात यह है कि जो इन्फॉर्मेशन आज राहुल जैन को पता है वही मोहन नानवानी को पता है। मेरे और आपके बीच में कोई अलग से इन्फॉर्मेशन का बंटवारा नहीं है। प्राइस अगर 200 रुपये है तो आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है। माइक्रो कैप में कुछ बैकएंड पे डिसीजन होते हैं, एक दूसरे लोग हैंडशेक करते हैं, किसी की इक्विटी किसी के पास जाती है, पता नहीं चल पाता है। तो माइक्रो कैप में तो बिल्कुल नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। और कोट अनकोट मैनिपुलेशन भी होते हैं उन स्टॉक्स में, करना बहुत आसान होता है क्योंकि लिक्विडिटी बहुत कम होती है। 3 लोग आपस में मिलकर उसकी प्राइस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन रीज़न से माइक्रो कैप में कभी नहीं करना चाहिए। और जैसे राकेश झुंझुनवाला जी ने कहा कि हर पार्टी अटेंड करना ज़रूरी थोड़ी है, आपको जिस पार्टी में जा रहे हैं वहाँ जाके अटेंड करिए। अच्छा, माइक्रो कैप इंडेक्स लेवल पे भी दूर रहना चाहिए क्या? इंडेक्स लेवल पे
इंडेक्स लेवल पे भी मैं दूर ही रहने Okay. की बात कहूँगा। किन के लिए? जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जी जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, जो रेगुलरली मार्केट को फॉलो करते हैं, जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वो तो एनी विच वेज दे हैव टू इन्वेस्ट इन इंडेक्सेस ओनली और ETFs। पर्सनली मैं माइक्रो कैप से भी दूर रहने की बात करूँगा। ओके ओके। कुछ और ऐसी चीज़ जो मैंने आपसे ना पूछी हो, आपका सीक्रेट जो मैं नहीं निकलवा पाया हूँ अब तक? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा हमारा जो डिफरेंट स्टेजेस का फ्रेमवर्क है, उसमें सिंपल सी बात आती है कि पहले हम फंडामेंटल्स देखते हैं, फिर हम फॉरेंसिक भी करते हैं कंपनी का, जो हम रिमोटली पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कर पाते हैं, ताकि कुछ फ्रॉड्स से हम दूर बचे रहें। जी उसके बाद फिर हम जो अगली चीज़ देखते हैं वो होती है कि हम प्रमोटर से मिलें हम्म, या मैनेजमेंट से मिलें, हम्म, क्योंकि वहाँ से हमें सही बात पता चलती है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। जी जब वहाँ से बातें पता चलेंगी, उसके बाद एक अलग कॉन्फिडेंस आता है उस कंपनी के ऊपर अपनी किसी और का पैसा लगाने के लिए, जिसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल जी। हूँ। मेरे पास एक धरोहर है किसी और की, और मुझे वो नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करनी है, तो मैं उसे संभाल के इन्वेस्ट करूँ, इसके लिए मैं एक नेक्स्ट लेवल पे जाके मिलता हूँ प्रमोटर से। ओके हाँ जी। मोहन जी, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। मुझे बहुत सारी बातें आपसे सीखने को मिली आज, वैल्यूएशंस के ऊपर और क्वालिटी कैसे देखते हैं, ROC का जो कॉन्सेप्ट आपने समझाया, प्राइस टू बुक क्यों देखना है बैंकिंग में, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। और मुझे लगता है रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे हमारे जैसे इन्वेस्टर्स को ये बेसिक्स बिल्कुल आने चाहिए, जिससे कि हमारी भी स्टॉक इन्वेस्टिंग में थोड़ा तो अल्फा क्रिएट हो। बहुत आपके जितना ना हो तो ठीक है, पर थोड़ा तो अल्फा क्रिएट हो। सो थैंक यू सो मच अपना समय थैंक यू देने सो मच राहुल जी। और एक बात मैं कहना चाहूँगा जी। कि रिटेल इन्वेस्टर आज की तारीख में बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, के लिए। बिल्कुल तो हम कई बार उन्हें थोड़ा उतने प्यार से ट्रीट नहीं करते हैं, हम्म। बट रिटेल इन्वेस्टर बहुत समझदार हैं, बहुत पढ़ते हैं, हम्म। और शायद पता नहीं मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाया कि नहीं कर पाया, पर नहीं, अगर मैं कुछ भी कर पाया तो मैं उसके लिए आपका धन्यवाद देना नहीं, चाहूँगा कि थैंक यू आपने सो मुझे मच। यहाँ बहुत बुलाया। सारी चीज़ें सीखने मिली, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच राहुल जी। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, अगर आप मेरे गुड टू ग्रेट पॉडकास्ट चैनल पे एज ए गेस्ट आना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल कर दीजिए। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को जरूर हिट करें, जिससे कि जैसे ही हम अपना न्यू एपिसोड लेके आए आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप अपनी नॉलेज अपग्रेड कर लें। मैं आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।